गाइज अगर आप ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या पेटीएम सेलर पे अपनी गुड्स बेचते हैं तो आपके लिए आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे ऑनलाइन सेलर को अपनी GSTR 1 फाइल करनी होती है। देखिए जीएसटी के अंदर दो मेन रिटर्न्स होती हैं, एक GSTR 3B, एक GSTR 1। GSTR 3B हमने ऑलरेडी डिटेल में समझा हुआ है कैसे फाइल की जाती है, आप ऊपर आई बटन पर जाके चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम GSTR 1 को समझने वाले हैं, जहां पर आपकी सेल्स की डिटेल को डाला जाता है। डिटेल में समझेंगे कैसे आपको अपनी कंप्लीट GSTR 1 को फाइल करना है। हाय गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज आ चुके हैं अपने सिस्टम पे। अच्छा, GSTR 1 फाइलिंग से पहले आपको जो एक थोड़ी सी कॉम्पिटिशन बनानी पड़ेगी, अपनी GSTR 1 का डेटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा सो दैट आप अपने डेटा को फिल कर सके इजीली जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर की हुई है, ये हमारी एक्सेल शीट है। बेसिकली जो भी हमारे क्लाइंट का डेटा आता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर जिस प्लेटफॉर्म पे वो सेल करते हैं, उस डेटा को हम कंबाइन करते हैं अपनी इस वाली शीट के अंदर, और उस शीट में फिर हम पाइवट टेबल लगा के उसका डेटा को एनालिसिस करते हैं अकॉर्डिंगली जो हमको अपनी GSTR 1 के लिए चाहिए होता है। सो अगर आपको ये वाली एक्सेल शीट चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन योर मेल ID एंड हमारी टीम आपको फॉरवर्ड कर देगी ये वाला टेम्पलेट जो है एक्सेल का। वो मैं इस टेम्पलेट की हेल्प से, ये जो हमने कंप्यूटेशन की हुई है, इस कंप्यूटेशन की हेल्प से कैसे आपको इसका डेटा GSTR 1 में फिल करना है वो बताने वाला हूं। चलिए तो चलते हैं सीधा पोर्टल पे, GST के पोर्टल पे देखते हैं चल के GSTR 1 फॉर्म को कैसे फाइल किया जाता है। सबसे पहले मैंने क्लाइंट का लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पर आपको फाइल रिटर्न्स के अंदर जाना है सबसे पहले। आफ्टर दैट आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 2021 एंड उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है। गाइज वैसे GSTR 1 की मैंने बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाई है, बट वो ऑनलाइन सेलर्स के लिए नहीं है, वो जनरल जो बिजनेस होते हैं उनके लिए बनाई हुई है। वो भी आप चेक कर सकते हो, ऊपर आई बटन में मैंने उसका भी लिंक दिया हुआ है। चलिए ऑनलाइन सेलर्स के लिए समझते हैं क्या क्या चीजें डिफरेंट हो जाती हैं और कैसे आपको अपना डेटा फिल करना होता है। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड GSTR 1, जिसकी ड्यू डेट आपको दिख रही होगी। प्रिपेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पहले इसको समझो, ये दो मेथड कौन कौन से होते हैं। देखिए ऑनलाइन मेथड में आपको डेटा जो है, जो हमने कंप्यूटेशन शीट बनाई वहां से डेटा आपको मैन्युअली फिल करना पड़ेगा, सारा का सारा डेटा ना। ऑफलाइन मेथड में क्या होता है, एक ऑफलाइन यूटिलिटी होती है GSTR 1 की। आप अपनी उस वाली जो आपका डेटा है, उस डेटा को आप उस यूटिलिटी के अंदर डालते हैं एंड यूटिलिटी से आपकी एक JSON फाइल बनती है और JSON फाइल को आप अपलोड करते हैं यहाँ पर, यानी एक्सेल के टेम्पलेट्स होते हैं बेसिकली वो, उसके अंदर आपको अपना डेटा सारा डालना होता है, कॉपी पेस्ट करना होता है, वहां से फिर वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है और सारा डेटा आपका ऑटोमेटिकली एक बार में आ जाएगा। आपको मैन्युअली यहाँ पर दोबारा डेटा डालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैं आपको ऑनलाइन वाले तरीके से बता दूंगा आपको ऑफलाइन कब यूज किया जाता है, ऑनलाइन कब यूज किया जाता है। ऑनलाइन वाले तरीके से समझते हैं कैसे GSTR 1 फाइल की जाती है। जैसा ही आप ओपन करोगे आपकी डिटेल आएगी, GST नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम क्या है, फाइनेंशियल ईयर एंड रिटर्न का पीरियड कौन सा है। नीचे चलते हैं, ये हमारी टेबल्स होती हैं। इन टेबल्स के अंदर हमको डेटा फिल करना होता है। देखिए मैंने टेबल्स के अंदर डेटा जो है वो पहले से ऑलरेडी फिल किया हुआ है, सो दैट आपका ज्यादा मैं टाइम वेस्ट ना करूं, आपको फॉर्म समझाऊंगा और कैसे उसके अंदर डिटेल भरनी है वो आपको समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले जो आपका सबसे पहली जो टैब आती है, टेबल नंबर 4 जो आती है, 4A, 4B, 4C, 6B एंड 6C, यहां पर आपको B2B इनवॉइसेस जाते हैं। अब एक चीज को पहले ध्यान से समझिए, जब आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से, वहां पर B2B के इनवॉइसेस बहुत कम होते हैं। देखिए फ्लिपकार्ट तो ऑप्शन देता ही नहीं है B2B का, फ्लिपकार्ट में B2B का ऑप्शन नहीं आता है। तो फ्लिपकार्ट की जो आपकी सेल होगी वहां पर ओनली आपका B2C वाले इनवॉइसेस होंगे, यानी कस्टमर को आपने इनवॉइसेस इशू किए होंगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने इनवॉइसेस इशू किए होंगे। हाउएवर अमेजोन जो है, अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म पर ये प्रोवाइड करता है, अमेजोन बिजनेस करके एक जो होता है, वहां पर B2B इनवॉइसेस भी रेज किए जा सकते हैं। तो अगर आपके B2B इनवॉइसेस आते हैं, वैसे बहुत कम आते हैं, मैं अगर बात करूं ऑनलाइन सेलिंग में B2B इनवॉइसेस अमेजोन पे भी जो नंबर्स होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपके हैं तो वो चीज मैंने कॉम्पिटिशन शीट में डाली हुई है और वहां से मैं दिखाता हूं आपको। अपनी कॉम्पिटिशन शीट एक बार दिखा देता हूं। सो कंपटीशन शीट में देखिए सबसे पहले ही मैंने बनाया हुआ है B2B इनवॉइसेस। तो मेरे B2B इनवॉइसेस देखिए ये है। अच्छा, GSTR 1 की मैं बताता हूं, आपकी दो फ्रीक्वेंसी होती हैं, आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, मंथली फाइल कर सकते हैं।
अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो आपके पास ऑप्शन होता है आप उसको क्वार्टरली फाइल करो, वरना आप मंथली भी उसको फाइल कर सकते हो। मैं आपको जिस क्लाइंट के लिए दिखा रहा हूँ ये इसकी मैं क्वार्टरली फाइल कर रहा हूँ। तो क्वार्टरली में देखो एक क्वार्टर में B2B के गिनती के 4-5 इनवॉइसेज ही हैं खाली, तो B2 वो भी अमेजॉन के ही हैं। फ्लिपकार्ट तो वैसे भी फ्लिपकार्ट पे B2B अवेलेबल नहीं होता है। तो जो भी B2B के इनवॉइसेज हैं अमेजॉन के, वो मैंने यहाँ पर फिल्टर आउट किए हुए हैं हमारे डेटा से। ये हमारा डेटा है, काफ़ी सारे इनवॉइसेज हैं, थोड़े बहुत इनवॉइसेज नहीं, डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमने फिल्टर आउट किया है यहाँ पर इजीली, सो दैट हम आराम से डेटा को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकें। अब यहाँ से डेटा जो है वो हमारा जाता है, हमको वो वाला B2B वाला डेटा जो होता है, B2B का मतलब जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी, वो आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। देखिए क्लिक करके मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक पर्सन का। सपोज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको इसका दिखाता हूँ एक क्लाइंट का। ये B2B इनवॉइस था, इसके अंदर मैंने क्या क्या डिटेल डाली थी मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके का आपका फॉर्मेट आएगा ऑनलाइन वाले तरीके में। आपको सबसे पहले GST नंबर डालना है। GST नंबर जैसे आप डालोगे रिसीवर का नेम ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा लेगा। इनवॉइस नंबर आपको डालना होगा, इनवॉइस की डेट आपको डालनी होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई अपने आप आ जाएगा GST नंबर के बेसिस पर। टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको डालनी है और यहाँ पर नेचर ऑफ सप्लाई अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम उठाएगा। उसके बाद आपका रेट आता है। देखिए रेट बहुत ध्यान से भरना है आपको, जो भी आपका रेट है उस रेट वाले टेबल के अंदर, उस रेट वाले कॉलम के अंदर आपको अपनी जो फिगर्स है टैक्सेबल वैल्यू वाली फिगर को पुट करना है। नाउ टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो हमारी कंप्यूटेशन शीट है उसमें मैंने बताया हुआ है आपको टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है। बेसिकली GST हटा करके जो वैल्यू होती है आपको अमेजॉन वाले डेटा में भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट के डेटा में भी मिल जाएगा, वो टैक्सेबल वैल्यू होती है, वो आपको यहाँ रखना है और टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएगा। मेरा क्लाइंट क्योंकि 0 रेटेड है, ये जिस क्लाइंट की मैं भर रहा हूँ वो जो सप्लाई करता है वो 0 रेटेड सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई के अंदर आती हैं, उसके ऊपर जो रेट है वो 0 होता है। निल रेटेड सप्लाई करता है मेरा ये वाला क्लाइंट, इसलिए मैंने 0% वाले में इसको मेंशन किया है और कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगा है। सो जितने भी B2B इनवॉइसेज हैं वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। अब एक प्रॉब्लम समझते हैं, मैंने आपको बताया था आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में से कौन सा चूज करना है। देखिए अगर मेरे 4 से 5 इनवॉइसेज थे तो मैं ऑनलाइन सबका एक एक करके डेटा फीड कर सकता हूं, लेकिन लेट सपोज मेरे B2B की बात कर रहा हूं मैं, अगर B2B के मेरे 60 इनवॉइसेज हैं, 100 इनवॉइसेज है, 200 इनवॉइसेज है, तो एक एक करके डेटा ऐड करना जो है वो कहीं से भी वायबल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं। देखिए डाउनलोड जी सेक्शन दिख रहा है यहां पर आपको, ये रहा रिटर्न ऑफलाइन टूल जो होता है GSTR1 का होता है, इसको डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके एक्सेल के टेम्पलेट में डेटा को कॉपी पेस्ट कर दो, उसको अपलोड कर दो। JSON फाइल आई थी, JSON फाइल को आप बना दो। वो मैंने डिटेल में बताया हुआ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जहां पर हमने नॉर्मल GSTR1 फाइल करना सीखा था कि आपको ऑफलाइन तरीके से कैसे इसमें डेटा एंटर करना होता है। बट अगर आपके कम इनवॉइसेज हैं और ऑनलाइन सेलिंग में जनरली कम इनवॉइसेज होते हैं B2B वाले, तो जो B2B वाले हैं वो आप मैन्युअली भी डाल सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ये इनवॉइसेज मैंने यहाँ पर डाले, उसके बाद हमारा ये टैब हमारी कंप्लीट होगी, हमारा डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद अगर डेटा शो नहीं होता है तो थोड़ी देर वेट करो, आपको क्या करना है, नीचे जनरेट समरी करनी है, जनरेट समरी के बाद आपका डेटा शो होगा। टेंशन मत लो अगर डेटा शो नहीं होता एक बार में तो। सेकंड हमारा है B2B लार्ज इनवॉइसेस। यहाँ पर आपके लार्ज इनवॉइसेस का मतलब क्या होता है, जो इनवॉइस आपने 2.5 लाख से अबव है वो होते हैं लार्ज इनवॉइस। और B2C, B2B नहीं डालने हैं यहाँ पर, यानी जो रजिस्टर पर्सन को सेल है वो नहीं आता है इस कॉलम के अंदर। रजिस्टर वाली सेल तो आपकी इसके अंदर ही आएगी, कॉलम नंबर 4 जो है रजिस्टर वाली तो आपकी यहीं आएगी। कॉलम नंबर 5 में आती है खाली देखो B2C लार्ज इनवॉइस, यानी आपने कस्टमर को बेचा है और वो भी अमाउंट कितनी है उसकी बोलो 2.5 लाख से ज्यादा का अगर वो इनवॉइस है उसकी डिटेल आपको यहां पर डालनी है, B2C लार्ज इनवॉइसेज। और मेरे हिसाब से ऑनलाइन सेलिंग में भी B2C में इतनी बड़ी अमाउंट की आप कोई गुड्स नहीं बेचते होगे, 2.5 लाख से ज्यादा की आपने कोई प्राइस लिस्ट नहीं किया होगा कोई भी अपना आइटम, तो ये मानते हुए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। नेक्स्ट आता है आपका डेबिट एंड क्रेडिट नोट। नाउ डेबिट एंड क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, यानी जो अपने रजिस्टर वाले इनवॉइसेज हैं, यानी B2B वाले इनवॉइसेज हैं, उसके अगेंस्ट जो आपकी कैंसिलेशन आई है। मैंने एक इनवॉइस डाला हुआ है क्योंकि एक कैंसिलेशन थी मेरी B2B वाली। मैं आपको अपने डेटा में शो करता हूं, जो हमने डेटा प्रिपेयर किया है वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कंपटीशन शीट में। एक देखिए ये कैंसिलेशन है हमारी, तो B2B वाली जो कैंसिलेशन होती है वो आपको डालनी पड़ती है, उसका आपको क्रेडिट नोट डालना है। जो इनवॉइस कैंसिल हुआ है उसका आप ऑब्वियसली क्रेडिट नोट डालोगे, तो क्रेडिट नोट डालते ही मेरा जो अमाउंट है वो माइनस में आ जाएगी। मैं आपको इसके अंदर जाकर के एक बार दिखा देता हूँ। B2B वाले डालने हैं,
बहुत ध्यान रखना, B2C वाले नहीं, आपकी बहुत सारी कैंसिलेशन होती हैं, लेकिन B2C वाली कैंसिलेशन यहां मत डालना, B2B वाली कैंसिलेशन जो होगी वो यहां पर आएगी, यानी इसकी कैंसिलेशन जो होती है वो यहां पर आती है। चलिए मैं आपको इसके अंदर एक बार बता देता हूं डेटा कैसे एंटर किया जाता है। देखिए आप जो है क्या करोगे, इसको मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप GST नंबर डालोगे, GST नंबर के बाद रिसीवर का नेम अपने आप आएगा, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का नंबर, क्रेडिट नोट मैंने इशू किया तो क्रेडिट नोट का नंबर, अगर सेल्स कैंसिल हुई है तो हम ऑब्वियसली क्रेडिट नोट ही इशू करेंगे, क्रेडिट नोट का नंबर यहाँ पर आ जाएगा, देन डेट आ जाएगी, डेट आपको डालनी है, नोट टाइप आपको डालना है, डेबिट है कि क्रेडिट है। तो जब अगर आपकी सेल कैंसिल होती है तो आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं दूसरी पार्टी को, तो क्रेडिट यहाँ पर आपको डालना है और नोट की वैल्यू इतनी है। उसके बाद सप्लाई स्टेट अपने आप उठाएगा सिस्टम। उसके बाद आपको रेट के अंदर जो भी आपका एप्लीकेबल रेट है वहां पर टैक्सेबल वैल्यू डालनी है और टैक्स अपने आप कंप्यूट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। तो मैंने एक जो क्रेडिट नोट है वो यहाँ पर डाला हुआ है। इस तरीके से आपको क्रेडिट नोट यहाँ पर एंटर करना होता है। सो गाइस हमने तीन चीजें समझी, तीन टेबल समझी हैं, ये वाली टेबल एंड दिस थर्ड वाली टेबल। चलते हैं इस फोर्थ वाली टेबल पे, 9B क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड मतलब B2C वाले सारे इनवॉइसेस जो कैंसिल हुए हैं वो आएंगे। डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप कब इशू करते हो, जब आप कोई भी कैंसिलेशन, आपका इनवॉइस जब कैंसिल हो जाता है। और ऑनलाइन सेलिंग में बहुत कॉमनली होती है ये चीज, जो इनवॉइसेस होते हैं आपके क्लाइंट ऑर्डर जो होते हैं बहुत जनरली कैंसिल हो जाते हैं, बहुत सारे कैंसिलेशन आती हैं। आपको वो वाली कैंसिलेशन, सारी कैंसिलेशन नहीं डालनी है यहाँ पर आपको डालनी है जो लार्ज वाले इनवॉइसेस आपने ऊपर एंटर करे, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो कैंसिलेशन हुई है, यानी आपके वो इनवॉइसेस जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है। आप पॉइंट को समझो, वो इनवॉइसेस जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है वो वाली कैंसिलेशन खाली इस पॉइंट के अंदर आएगी। अब ये बात मैं कैसे बोल पा रहा हूं, यहां पे तो लिखा है अनरजिस्टर्ड पर्सन में तो सारे आ गए, यहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन लार्ज थोड़ी लिखा हुआ है। देखो यहां तो लार्ज लिखा हुआ है ऊपर, देखो यहां पे तो लार्ज नहीं लिखा हुआ। फिर मैं ये बात कैसे बोल पा रहा हूं कि यहां पे खाली लार्ज वाले इनवॉइसेस आएंगे। चलिए इस टेबल के अंदर चल के आपको दिखाता हूं मैंने कैसे ये बात बोली है। कि यहां पर जब आप डेटा एंटर करने जाओगे, यहां पर मैं आपको एक एंटर करके दिखाता हूं, एक डमी एंट्री आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपसे पूछेगा टाइप। अब टाइप में देखो क्या लिखा हुआ है, B2C का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन B2C का मतलब क्या होता है बताओ, बिजनेस टू कस्टमर लार्ज इनवॉइसेस। और लार्ज इनवॉइसेस का मतलब GSTR1 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, वो इनवॉइसेस जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, यानी वो आपका इनवॉइस जिसकी वैल्यू अब 2.5 लाख से ज्यादा है वो खाली आप एंटर कर सकते हो। इसके अलावा क्या क्या एंटर कर सकते हो, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट और एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट, ये फिगर्स हैं। यहां पर कहीं भी B2C S मतलब होता है स्मॉल, यानी अदर देन लार्ज, वो यहां पर कहीं नहीं है। इसका मतलब आप खाली लार्ज इनवॉइसेस के जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो आपको यहां मेंशन करने हैं। और जनरली देखो, जनरली मैं बताऊं 99% ऑनलाइन सेलिंग में आप 2.5 लाख से ज्यादा का, कोई एक इनवॉइस आपका 2.5 लाख से ज्यादा का तो नहीं होता होगा मेरे हिसाब से। कोई एक इनवॉइस 2.5 लाख से ज्यादा का बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज है ऑनलाइन सेलिंग वाले केस में। तो ये भी यहां पर भी आपकी कोई डिटेल आएगी नहीं, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। फिर भी इसके कॉरेस्पॉन्डेंस के डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपके इधर जाते हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस के डेबिट नोट क्रेडिट नोट इस वाले टैब के अंदर जाते हैं। ओके जी, हमारी 4 टेबल्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं जी, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। देखिए 6.a एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। नो एक्सपोर्ट इनवॉइस अगर आप इंडिया से बाहर करते हो अपने गुड्स को ऑनलाइन सेलिंग amazon.com पे करते हो, अगर आप मतलब यूएस वाले में, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। अगर आप इंडिया में ही सेलिंग कर रहे हो तो आपके लिए ये वाली टैब भी रेलेवेंट नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर करते हो तो आपको फर्दर डिटेल्स भी डालनी होती है, शिपवे बिल नंबर होता है, पोर्ट कोड्स होते हैं, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं। आइए नेक्स्ट टेबल। अब नेक्स्ट जो टेबल आती है हमारी, यहाँ से टेबल नंबर 9 से लेकर के और ये जो 9C टेबल है, इनको मैं आपको एक साथ समझाता हूँ इन टेबल्स का मतलब क्या होता है। देखिए GSTR1 जो होती है वो रिवाइज नहीं की जा सकती है। एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दी, आप उसको फर्दर दोबारा जो है रिवाइज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो गई या फिर कोई एडजस्टमेंट आपसे छूट गई, उसको आप कैसे एडजस्ट करोगे, उसको आप एडजस्ट करोगे अपनी अपकमिंग रिटर्न्स के अंदर।
तो वो जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सारी एडजस्टमेंट्स आपकी यहां से लेकर इन वाली टैब्स के अंदर की जाती हैं। अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस, अमेंडमेंट B2C लार्ज इनवॉइसेस, अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, अमेंडमेंट डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड एंड अमेंडमेंट डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड। यानी जो टैब्स हमने ये ऊपर पढ़ी अभी उन सबकी अमेंडमेंट्स, अब ये अमेंडमेंट्स पिछली रिटर्न के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो अमेंडमेंट्स हैं वो आप यहां पर कर सकते हो अपनी करंट वाली रिटर्न के अंदर। सो ये अमेंडमेंट का प्रोविजन है GSTR 1 के अंदर। ये सारी टैब्स आपको तब यूज में आएंगी अगर आपकी पिछले रिटर्न में कोई मिस्टेक हो गई है, वो आप यहां पर इन सारी टैब्स के अंदर अमेंड कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं नीचे जो अदर्स हैं, अदर डिटेल के अंदर चलते हैं। आपके लिए इसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा आपको मेंशन करना होता है। नेक्स्ट हमारी है B2C अदर्स के अंदर आपको डालना पड़ता है जो आपने B2C स्मॉल। अब देखिए नॉर्मल जो आप सेलिंग करते हैं तो आप कस्टमर को ही सेलिंग करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन में ऑनलाइन सेलिंग बहुत कम होती है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को बहुत ज्यादा होती है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो आपने सेलिंग करी वो डिटेल आपकी इस वाले जो टेबल नंबर 7 है इसके अंदर आती है। चलिए इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आपका जो 90% डेटा होगा वो B2C अदर्स वाले के अंदर ही जाएगा। इसके अंदर आपको स्टेट वाइज और रेट वाइज कैसे करना है, कमॉन स्टेट वाइज एंड रेट वाइज आपको यहां पर मेंशन करना होगा। अच्छा आप यहां पे मेंशन इसके लिए देखो कंपटीशन शीट बनाई हुई है, आप अमेजोन वाली जो फाइल आती है वहां से डायरेक्टली इस डेटा को इजीली नहीं निकाल पाओगे। देखिए ये वाली जो शीट है मैंने यहां पर बनाया हुआ, देखिए B2C स्मॉल इनवॉइसेस, ये वाली टेबल हमने डाल दी। सबसे पहले वाली टेबल देखो, ये टेबल हमने डाल दी है सबसे ऊपर जो डाली थी, और ये क्रेडिट नोट जो डेबिट नोट था ये कैंसिल वाला इनवॉइस था, ये दो डिटेल हमने डाल दी। उसके बाद B2C स्मॉल इनवॉइसेस, ये हमने एक पाइवट टेबल लगाई हुई है, फिल्टर किया हुआ है अपने डेटा को। इसमें से हमको क्या करना है, स्टेट वाइज डालना है। रेट सबका सेम है, नील रेटेड सप्लाई है सब पे, नील रेटेड टैक्स जो है वो लगता है, टैक्स नहीं लगता है, नील रेटेड सप्लाई है इस वाले क्लाइंट की। इसीलिए देखो जो मेरा GST है वो IGST CGST वो सारा जीरो आ रहा है, हमको खाली टैक्सेबल वैल्यू डालनी होती है। लेकिन स्टेट वाइज और रेट वाइज ना, रेट तो मेरा एक ही है तो रेट का फिल्टर मुझे फर्दर यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, स्टेट का फिल्टर मैंने लगाया हुआ है और स्टेट वाइज डेटा मेरे को यहां पर डालना होता है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, देखिए स्टेट वाइज जितना भी मेरा डेटा है कि भाई मेरा इस स्टेट में इतनी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स कोई आएगा नहीं। मैं आपको एक बार दिखाता हूं इसके अंदर कैसे आपको डेटा ऐड करना है, मैं आपको शो कर देता हूं। सबसे पहले आप प्लेस ऑफ सप्लाई डालोगे, POS का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जिस स्टेट में आप माल बेच रहे हो वो आपको यहाँ डालना है और यहाँ पर खाली B2C आएगा। देखिए मैं आपको एक बार डेटा को दोबारा से शो करता हूँ। डेटा में मैंने एक फिल्टर लगाया, सबसे दूसरा फिल्टर देखिए मेरा B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। B2B वाला डेटा आपको यहाँ नहीं डालना है, B2C वाला ही डालना है, यानी जो अपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी है वो वाला डेटा आपका यहाँ पर आएगा। चलिए तो आपको सबसे पहले आपने स्टेट डाल दिया जिस स्टेट में आपने सेल करी है, टैक्सेबल वैल्यू आपको डालनी है। टैक्सेबल वैल्यू के बाद अपने आप सिस्टम डिसाइड करेगा कि वो इंटर है या फिर इंट्रा स्टेट है, क्योंकि आपने जो प्लेस ऑफ सप्लाई डाल दी है तो आपका स्टेट तो पता है सिस्टम को। दूसरा स्टेट अगर बाहर पड़ता है, आपका सेम स्टेट पड़ता है तो वो इंट्रा काउंटर कंसिडर करेगा, अगर डिफरेंट पड़ता है तो इंटर स्टेट कंसिडर कर लेगा। उसके बाद आपको परसेंटेज रेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कितना परसेंट से आप चार्ज कर रहे हो, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका जो टैक्स है वो कंप्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेट वाइज डिटेल डालनी है। अच्छा मैंने बताया स्टेट वाइज और रेट वाइज, अगर मान लो उत्तराखंड में ही मैं 2 प्रोडक्ट बेच रहा हूं, जरूरी नहीं आप एक ही प्रोडक्ट बेचो, आप तो कई सारे प्रोडक्ट बेच सकते हो और हर प्रोडक्ट पे हो सकता है अलग अलग रेट हो GST का। तो उत्तराखंड में ही मान लो मैं 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बेचता हूं, एक के ऊपर 5% रेट लगता है, एक के ऊपर 12% रेट लगता है। तो मेरे को 5% की डिटेल अलग डालनी है, यहाँ पर 5% सेलेक्ट करके उसकी डिटेल डालनी है, और दोबारा मेरे को उत्तराखंड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अमाउंट डाल के 12% की डिटेल दोबारा से डालनी है। तो मैंने आपको बताया स्टेट वाइज एंड रेट वाइज, ऐसे आपको डिटेल यहां पर फिल्टर आउट करनी है अपने पहले कंपटीशन शीट में, फिर आपको उसको यहां पर डालना है। देखिए मैंने सारे स्टेट्स की यहां पर डाली हुई है। अच्छा यहां पर डिटेल डालने के लिए भी आप ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज कर सकते हो, बाकी अगर आप ऑनलाइन ऐड करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी आप डिटेल यहां पर ऐड कर सकते हो एक एक स्टेट की। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका 90% डेटा इस वाली टेबल के अंदर ही जाएगा। आप जो B2C सेल कर रहे हो, चाहे वो दूसरे स्टेट में हो चाहे आपके स्टेट में हो, सारे स्टेट्स की डिटेल आपको यहां डालनी है। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्स उसके ऊपर कितना है, ठीक है जी। तो ये वाली टेबल भी हमारी हो गई 7 टेबल, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप B2C सेल कर रहे हो। ये वाली टेबल मैं मार्क करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद नील रेटेड सप्लाई अगर आप करते हो, देखो मैंने यहां पर फिगर क्यों डाली हुई, मैंने आपको पहले ही बताया मेरा ये जो क्लाइंट है ये
नील रेटेड सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो नील रेटेड सप्लाई के इसीलिए मैंने यहाँ पर डिटेल्स को मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप कोई नील रेटेड सप्लाई देते हो, नील रेटेड सप्लाई अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, कोई ऐसे गुड्स बेचते हो जिस पर नील रेट है, टैक्स जो है, तो उसकी डिटेल आपको डालनी है। इंटरस्टेट कितना है रजिस्टर्ड, इंट्रास्टेट अनरजिस्टर्ड कितना है, और इंट्रा रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, उसकी डिटेल आपको यहाँ बाइफरकेट करनी है। लेकिन अगर आप नील रेटेड सप्लाई नहीं कर रहे तो आपको इस कॉलम, इस टेबल को टच भी नहीं करना, आपके लिए इररिलेवेंट टेबल हो जाती है। ये वाली टेबल आपके लिए इररिलेवेंट है अगर आप नील रेटेड सप्लाई नहीं करते हैं। नील रेटेड का सिंपल मतलब आपका जो टैक्स रेट चेक करो, आपका टैक्स रेट 5%, 12%, 18%, 28% है, तो वो आपके नील रेटेड नहीं हो, आपके लिए इररिलेवेंट टेबल है। अगर आपके में नील रेटेड है कोई सप्लाई, सपोज आप कोई गुड्स ऐसी बेचते हो जिस पर टैक्स नहीं लगता, लाइक बुक्स वगैरह आप बेचते हो, तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है, तभी आपको ये कॉलम जो है फिल करना है, ये वाली टेबल। तो मैंने इसलिए फिल किया हुआ है, आप जो है ध्यान रखना इस चीज को, आपको ये तभी फिल करना है अगर आप रिलेटेड हो। नेक्स्ट पे आइए, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अगर आप एडवांस रिसीव करते हो, देखो ये आपके केस में तो इररिलेवेंट ही होता है, क्योंकि सेल होने के बाद भी आपको अमेजोन 15 से 1 से 2 हफ्ते का जो है टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही आपको पैसा मिलता है। तो एडवांस तो आपको कोई रिसीव नहीं होता होगा। जनरल जो नॉर्मल जो हम रिटर्न भरते हैं, नॉर्मल पर्सन की जो रिटर्न जाती है, वहां पर ये रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर एडवांस कभी कभी मिलता है बिजनेस में, वहां पर आता है। लेकिन ऑनलाइन सेलिंग में तो कोई भी, मेरे को नहीं लगता कोई भी आपको एडवांस नहीं देती होगी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैप, कोई सी भी ले लो, एडवांस तो कोई नहीं देती। सेल होने के बाद भी आपको 15 से 20 दिन के बाद ही आपको अपना पैसा जो है वो मिलता है। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, ये भी आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि जब एडवांस ही नहीं मिल रहा तो उसकी एडजस्टमेंट तो वैसे भी नहीं होगी। HSN-वाइज समरी को देख लीजिए। HSN-वाइज समरी कैसे आपको प्रिपेयर करनी है, देखिए फ्लिपकार्ट की जो रिटर्न हो, फ्लिपकार्ट से जब आप जीएसटी की रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं ना, टैक्स रिपोर्ट जब आप फ्लिपकार्ट के पोर्टल से डाउनलोड करोगे, तो ये वाले कॉलम्स की आपके पास ना टेबल वाइज डिटेल वो ऑटोमेटिकली देता है। फ्लिपकार्ट की ये चीज बहुत अच्छी होती है। अमेजॉन जो है वो आपको टेबल वाइज डिटेल नहीं देता है। तो लेकिन अगर आप 2 या 2 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, तो आप किसी को भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दोनों का डेटा मर्ज करना पड़ेगा इवेंचुअली। आप भले ही 3 प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, लेकिन जीएसटी नंबर तो आपका एक ही होगा, तो आपको तीनों को मर्ज करके तीनों की डिटेल यहाँ पर दिखानी है। तो वही हमने इस वाली कंप्यूटेशन शीट जो मैंने आपको दिखाई थी एक्सेल वाली, वहां पर किया हुआ है। HSN-वाइज समरी को देखते हैं। देखो इसमें आपको जो आपका HSN कोड है उसके अकॉर्डिंग दिखाना है। आपको अपने सारे डेटा को, मान लो आपके 4 प्रोडक्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, सबका HSN कोड भी अलग अलग होगा ऑब्वियसली। तो उन HSN कोड्स के बेसिस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डिटेल मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैसे आपको डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपका HSN कोड आप डालोगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, वैसे मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो अगर डिस्क्रिप्शन जो भी गुड्स का है वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट, यूनिट्स आपकी क्या होती है इसके अंदर, ये जो QUC है, मतलब किस क्वांटिटी का टाइप क्या है आपका, कैटेगरी किस टाइप की है, मैंने यूनिट्स डाला हुआ है। बेसिकली आप यूनिट्स या पीसेस में ही जाते होंगे, आपके जो प्रोडक्ट हैं या तो वो यूनिट्स में या पीसेस में जाते होंगे। कभी कभार वैसे आप बंच भी बनाते हैं, बंच जाते हैं, आपके डजन्स में भी जाते होंगे, जो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, कभी बार वो डजन्स में भी जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई हैं कि आपका केजी में जा रहा है, डजन में जा रहा है, या किस अकॉर्डिंग आपका पीसेस में जा रहा है, यूनिट्स में जा रहा है। तो मेरे क्लाइंट का तो यूनिट्स में जाता है, नॉर्मली आपका भी यूनिट्स में ही जाता होगा। यूनिट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, वरना पीसेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका पीसेस में जाता है तो आप पीसेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी उसकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद क्वांटिटी कितनी आपने क्वांटिटी सोल्ड की, ये भी जो हमने डेटा बनाया उसके अंदर से ये डेटा आया है 661। उसके बाद टोटल वैल्यू आपकी दिस एंड टैक्सेबल वैल्यू, अच्छा मेरी दोनों टोटल वैल्यू एंड टैक्सेबल वैल्यू सेम आ रही है, आपका सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी टैक्सेबल वैल्यू में आपका जो इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST, SGST या फिर IGST जो है ये ऐड होगा, तब ये आएगा। मेरा तो क्योंकि नील रेटेड सप्लाई है, मैंने बताया आपको इस क्लाइंट की नील रेटेड सप्लाई है, इसलिए मेरी टैक्सेबल वैल्यू और टोटल वैल्यू सेम आ रही है। लेकिन आपकी टोटल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू सेम नहीं आएगी। आपकी टैक्सेबल वैल्यू में प्लस होगा क्या चीज बोलो, आपका टैक्स जो प्लस होगा उसके बाद आपकी टोटल वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू डाल करके आप क्या कर दो, उसको सेव कर दो सिंपली। ऐसे आपको HSN वाइज डिटेल डालनी है। अच्छा मैंने खाली एक HSN, क्योंकि मेरा क्लाइंट खाली एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है अभी ऑनलाइन, तो एक HSN कोड डाला है। अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको उतने ही HSN वाइज समरी यहाँ पर डालनी है। बेसिकली जैसे हम इनवॉइस वाइज समरी डाल रहे थे अभी पहले, यहाँ पर HSN वाइज समरी डालनी है आपको। HSN कोड क्या होता है, बेसिकली HSN एक हार्मोनाइज कोड होता है GST के अंदर, जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि आप किस गुड्स में डील कर रहे हो। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि क्या आपका HSN कोड है। आप कई सारे सेलर जो हैं इसको फिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं होता पोर्टल्स पे। अमेजोन पोर्टल की बात कर रहा हूँ, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ये वाला फील्ड मैंडेटरी नहीं होता है HSN कोड डालने का, लेकिन आप उसको डाल लो, क्योंकि GST रिटर्न फाइल करते टाइम आपको बहुत हेल्प करता है वो चीज़।
आइडेंटिफाई करने में कि कौन से कोड के अंदर कौन सा आपने डाला। अगर आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो फिर तो खैर उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अगर मल्टी प्रोडक्ट्स हैं आपके लिस्टेड, तब आपको ये अपना HSN कोड जो है वो जरूर डाल देना चाहिए। चलिए, ऐसे आपको यहाँ पर डिटेल सेव करनी होती है HSN वाइज। उसके बाद नेक्स्ट आओ डॉक्यूमेंट इशूड में आपको डालने होते हैं जितने आपके इन्वॉइसेस हैं, टोटल इन्वॉइसेस। सपोज यहाँ से यहाँ तक कि ये मेरे सीरियल नंबर्स हैं, टोटल नंबर दिस है, उसमें से कैंसिल दिस मच हुए हैं, तो जो नेट इशू आपके, क्योंकि कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया ऑनलाइन जो सेलिंग होती है उसमें कैंसिलेशन रिफंड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो टोटल नंबर में से कैंसिलेशन डालना है आपको। नेट इशू तो अपने आप सिस्टम निकाल लेगा खैर इसमें से माइनस करके। तो ये डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। इसके साथ साथ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वगैरह जो होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप नीचे डालोगे। इसको फिर बैक करते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने डाली हुई है। नेक्स्ट देखिए आपका एडवांस टैक्स की लायबिलिटी, तो यहाँ पे भी आप इग्नोर कर सकते हो, एडवांस टैक्स में तो आपका कुछ नहीं आएगा। अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस इनवॉइसेस, एडजस्टमेंट ऑफ इनवॉइसेस की इसका अमेंडमेंट हो रही है। बेसिकली किसकी अमेंडमेंट है मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर दो हमने समझे थे ना, ये वाला और ये वाला 11A एंड 11B, इसकी ही अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट हमने पढ़ा था ना, अगर पिछली वाली रिटर्न में हमने कोई मिस्टेक कर दी है तो वो मिस्टेक हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब एडवांस तो आपका में वैसे भी नहीं मिलता है तो इसकी अमेंडमेंट भी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और गाइज लास्टली आपका जो टेबल नंबर 10 है, यहाँ पर अमेंडमेंट B2C इनवॉइसेस अदर्स। यहाँ पर कौन से हैं अमेंडमेंट्स? जो आपने पिछली वाली रिटर्न के अंदर, मान लो कोई आपने जो B2C में इनवॉइसेस डाले हैं, ये वाले B2C इनवॉइसेस यहाँ पर डिटेल डाली है अदर्स वाली, इसमें मान लो कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ गलती कर दी है, तो वो आप अमेंड कर सकते हो। कहाँ पर? करंट वाली रिटर्न के अंदर। यहाँ पर जो अमेंडमेंट वाली टेबल्स होती है ना, देखो जहाँ पर भी लिखा है अमेंडेड, अमेंडमेंट, तो अमेंडेड वाली जो डिटेल्स होती हैं वो आपकी होती हैं पिछली रिटर्न के कॉरेस्पॉन्डेंस में आपकी अमेंडमेंट की जा रही है, क्योंकि आप पिछली रिटर्न को दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो हो सकता है प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ और था, आपको जो रिपोर्ट मिली उसमें कुछ गलती से कुछ और आ गया हो, या टैक्सेबल वैल्यू में हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, तो वो सारी डिटेल आपको B2C वाली यहाँ पर डालनी होती है, अमेंडेड B2C में। तो नॉर्मली ये भी बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभार ये हो जाता है। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। बाकी आपकी नॉर्मल जो डिटेल मैंने आपको बताया 90% डिटेल आपकी B2C अदर्स के अंदर आती है। नील रिलेटेड करोगे तो यहाँ आएगी। आप अगर नॉर्मल सप्लाई करते हो तो आपके लिए नोट कर लो कहाँ आएगा। एक आपको 7th नंबर B2C भरना है, दूसरा HSN वाइज समरी आपको भरनी होती है, डॉक्यूमेंट इशू आपको भरना है। एंड साथ के साथ अगर आप B2C की कोई B2B की कोई सप्लाई होती है, यानी अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर जो सबसे फर्स्ट वाली टेबल होती है ये, यहाँ पर आपको भरना होता है B2B वाले की डिटेल्स, और उसके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स यहाँ पर आते हैं। सो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी सबसे पहले सारी टेबल्स अपने ऊपर देख लो, जो आपकी एप्लीकेबल टेबल है उस एप्लीकेबल टेबल को करेक्टली फाइल करो, गलती मत करो, क्योंकि फिर आप अमेंड करोगे नेक्स्ट मंथ, अमेंडमेंट में और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है। अमेंडमेंट से अच्छा आप करेक्ट डिटेल्स को फाइल करो। एंड लास्ट में आप क्या करो, जनरेट GSTR1 समरी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट समरी करोगे, अच्छा हो सकता है आप डिटेल फिल करो, यहाँ पर आओ तो आपकी डिटेल यहाँ पर फिल ना हो, फीड ना हो। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी समरी जो है वो जनरेट नहीं होती है। तो आप उसकी टेंशन मत लो, सारा डेटा फिल कर लो एक बार जाके। उसके बाद जैसे ही आप जनरेट समरी करोगे आपका सारा डेटा आ जाएगा। एक दो बार यहाँ पर समरी जनरेट करने के बाद रिफ्रेश करो तो आपका डेटा आ जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ मैं। जैसे मैंने समरी अभी अभी जनरेट करी है तो मेरा डेट और टाइम आ गया। 10 मिनट का एक जो है लॉक इन पीरियड होता है, 10 मिनट तक मैं अब इसको दोबारा से जनरेट नहीं कर सकता। देखो मैं जैसे ही इसको जनरेट करूंगा मेरी एरर शो करेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने जनरेट करा तो मेरा एरर शो कर रहा है। तो ये एरर भी कॉमन एरर है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो लिखा हुआ है 10 मिनट तक आपको मेरा टाइम दिया हुआ है, 10 मिनट के बाद आप दोबारा ट्राई करो तो आपकी समरी जो है वो दोबारा जनरेट हो जाएगी। और मीनवाइल जो आप डेटा ऐड करोगे वो डेटा भी आपका यहाँ पर शो नहीं होगा। जब आप समरी जनरेट कर लोगे तब वो डेटा आपका यहाँ पर शो होगा। सारी डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पर आई एक्नॉलेज करके आपको क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। अब एक चीज़ ध्यान दो, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद आप कोई भी डेटा चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। अभी तक तो मैं इस डेटा को चेंज कर सकता हूँ, सबमिट करने के बाद आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो, बट हमने सारा डेटा करेक्टली डाल दिया है तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। हमारी रिटर्न सबमिट हो गई है। रिटर्न सबमिट करने के बाद हम क्या करेंगे, आप एक देखो अभी फाइल रिटर्न का यहाँ पर नहीं आ रहा है ऑप्शन, लेकिन थोड़ी देर आप वेट करो। एक बार जैसे ही रिफ्रेश करोगे यहाँ पर फाइल रिटर्न की टैब आपके पास आ जाएगी। देखो यहाँ पर रिफ्रेश करो आप एक बार, और एक दो बार रिफ्रेश करके आपकी फाइल रिटर्न वाली जो टैब है वो इनेबल हो जाएगी।
लेकिन अभी फिर से एरर आएगी, हमारी समरी जनरेट नहीं होगी। मैं आपको सारे पॉइंट दिखा देता हूँ सो दैट अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना आए। देखो एक दो बार हमने रिफ्रेश करा, हमारी फाइल रिटर्न की टैब जो है वो आ गई। मैं करूँगा यहाँ पर मेरी एरर शो करेगा कि आपकी समरी भी जनरेट नहीं हुई। देखिए एरर, summary for filing is not generated or is not available at this time, please try again later। so ये एरर जो है ये आती है अब तक जितने भी, और खाली ऑनलाइन वाले में नहीं, अब जब भी GSTR1 फाइल करोगे ये एरर आती है। आप 5 से 10 मिनट का वेट करो, 5 मिनट, वैसे 10 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 5 मिनट का वेट करो, उसके बाद आप दोबारा से आप यहाँ पर आओगे तो ये वाली एरर ऑटोमेटिकली चली जाएगी और आप जो है यहाँ पर टिक करके इसको फाइल कर सकते हो। सो गाइज 5 मिनट बाद मैंने चेक किया तो मेरी वो एरर जा चुकी है और यहाँ पर मुझे अब सिंपली मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अपना नेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद EVC या DSC जिस भी तरीके से आप फाइल करना चाहते हैं। DSC कंपलसरी होता है LLPN कंपनीज के लिए, उसके अलावा आप EVC से भी कर सकते हैं। OTP जो है वो आपके नंबर पे आएगा। देखिए OTP अब रिसेंट का ऑप्शन आ गया है, ये पहले नहीं आया करता था। आपकी मेल ID पे या आपके फ़ोन नंबर पर जो एक EVC आ गया होगा, मैं जल्दी से EVC मेंशन कर देता हूँ। सो गाइज OTP मेंशन करके आपको वेरीफाई कर देना है और वेरीफाई करते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो रिटर्न है फॉर द पीरियड हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल। सो गाइज ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस, कैसे ऑनलाइन सेलर्स को स्पेसिफिकली अपनी GSTR1 फाइल करनी होती है, हमने डिटेल में समझा। प्लीज कंसिडर फॉर सब्सक्राइबिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम।